नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही जगहों के मानचित्र के आधार पर कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं, ताकि आपका एक पूरी इससे संबंधित तैयारी हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, जो पिछले प्रोग्राम में आपसे पूछा गया था। अभ्यास प्रश्न क्या था? कर्रेगुट्टा पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच की सीमा पर स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन बी था छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ऑप्शन सी था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी था उत्तर प्रदेश और बिहार। कर्रेगुट्टा पहाड़ियां चर्चा में इसलिए थी क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं कि भारत का जो सशस्त्र बल है उन्होंने एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया है नक्सलवाद को समाप्त करने के अंतर्गत। उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प को कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में एक प्रकार से अंजाम दिया गया है और जो नक्सलवाद का ये माना जा रहा है कि ये अंतिम गढ़ है जहां पर बहुत से नक्सलवादी छिपे हैं और ऑपरेशन संकल्प चला करके उनको समाप्त करने का काम किया है। तो ये पहाड़ियां कहां पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। चलिए इनकी अवस्थिति को देख लेते हैं। ये आपने देखा छत्तीसगढ़ की ये दक्षिणी सीमा है और ये दक्षिणी सीमा पर यहाँ पर तेलंगाना की सीमा लगी हुई है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर और सुकमा जिला पड़ता है। अब ये देखिए बड़े नक्शे में, ये बीजापुर है, ये सुकमा है, ये तेलंगाना है और यहाँ पर एक तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और यहीं पर कर्रेगुट्टा पहाड़ियां हैं जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगती है। तो इसका उत्तर आपने जान लिया। अब आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो अलग अलग हुलोक गिब्बन प्रजातियां पाई जाती हैं। और दूसरा कथन है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट पश्चिमी हुलोक गिब्बन को संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड और पूर्वी हुलोक गिब्बन को सुभेद्य यानी वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत करती है। आपको सही विकल्प चुनना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा यहाँ पर दोनों ही कथन आपको सही दिए गए हैं, यानी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो अलग अलग हुलोक गिब्बन प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिमी हुलोक गिब्बन और पूर्वी हुलोक गिब्बन पाई जाती है। और IUCN की रेड लिस्ट में पश्चिमी हुलोक गिब्बन को संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है और पूर्वी हुलोक गिब्बन को सुभेद्य यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गिब्बन का एक तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा गिब्बन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? आप देख सकते हैं कि भारत और म्यांमार और बांग्लादेश में इसकी अवस्थिति, ये क्षेत्र है जहां पर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में गिब्बन की अवस्थिति आप देख सकते हैं। केवल भारत में कहां पर पाए जाते हैं? तो भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों में, यानी जो सेवन सिस्टर्स राज्य हैं उनमें सभी में आप गिब्बन की अवस्थिति देख सकते हैं, जो कि भारत में पाए जाते हैं गिब्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बांध और नदी दी गई है। तीन बांध है, बगलीहार बांध, किशनगंगा बांध और भाखड़ा नांगल बांध। नदियां कौन सी दी है? बगलीहार बांध के सामने चेनाब नदी दी है, किशनगंगा बांध के सामने झेलम नदी दी है और भाखड़ा नांगल बांध के सामने सतलुज नदी दी है। उपर्युक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं या है? उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है या है, आपको ये बताना है, संख्या बतानी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है सभी तीन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सभी तीन, यानी तीनों ही सही सुमेलित है। और सही सुमेलित किस प्रकार से है उसकी एक अवस्थिति आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये सही सुमेलित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर स्थिति देख सकते हैं कि ये जो किशनगंगा डैम है, इसे जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी पर अवस्थित है। भारत इसको झेलम नदी पर मानता है क्योंकि यहाँ पर झेलम नदी की जो एक सहायक नदी है उसे पाकिस्तान ने नाम दिया है नीलम, जिसे भारत स्वीकार नहीं करता। वस्तुतः ये जो किशनगंगा डैम है ये झेलम नदी पर ही है, क्योंकि पाकिस्तान की एक कोई सहायक नदी, पाकिस्तान झेलम की सहायक नदी है, उसे पाकिस्तान ने नीलम नाम दे दिया है। तो इस आधार पर हम उसे नीलम नहीं मानेंगे। किशनगंगा डैम को झेलम नदी पर ही माना जाता है और वो झेलम नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा दूसरा डैम की बात जो हमने की वो बगलीहार डैम की।
तो बगलीहाट डैम यहाँ पर स्थित है और ये आप देख सकते हैं कि ये चेनाब नदी पर है। इसी प्रकार से आप एक और डैम की बात करिए, यह है भाखड़ा नांगल डैम, तो ये यहाँ पर स्थित है और सतलुज नदी पर ये अवस्थित है। तो तीनों ही सही सुमेलित है, ऑप्शन सी उसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कदबनवाड़ी घास के मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है यह गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरा है यह लुप्त प्राय भारतीय भूरे भेड़िए यानी एंडेंजर्ड भारतीय, यहाँ लुप्त प्राय जो शब्द है वो एंडेंजर्ड के लिए आया है, एंडेंजर्ड भारतीय भूरे भेड़िए का घर है। तीसरा जो आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ चरवाहा समुदाय शेगर धनगर समय के साथ जानवरों और पक्षियों के साथ सह अस्तित्व में रहा है। और चौथा ऑप्शन है आरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड जो वन है उनके हिस्से के रूप में कदबनवाड़ी घास का मैदान संरक्षित है, उसे संरक्षित किया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ दिया है यह गुजरात राज्य में स्थित है। वस्तुतः ये गुजरात राज्य में नहीं महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी जो कथन दिए हैं वो सभी यहाँ पर सही है। तो इसकी अवस्थिति देखते हैं। ये भूरे भेड़िए की, भारतीय भूरे भेड़िए की एक तस्वीर है और आप ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में पुणे से अगर आप इस तरह जाएंगे तो यहाँ पर कदबनवाड़ी ग्रासलैंड है, इसकी अवस्थिति यहाँ पर महाराष्ट्र में है और इस प्रकार से ऑप्शन ए उसमें सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा उमरंगसो कोयला भंडार कहाँ अवस्थित है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा असम। चलिए इसकी अवस्थिति देखते हैं कहां पर है। ये उमरंगसो ये असम में स्थित है, यहां पर इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। अगर हम भारत में कोल रिजर्व्स की बात करें तो इसकी स्थिति भारत में कहां पर देखते हैं? एक तो उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ पर इसकी अवस्थिति देख सकते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा असम का इस पे कवर होता है। असम के अलावा मेघालय में भी जो कोल रिजर्व्स हैं आप ये देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा हिस्सा असम में आता है लेकिन मेघालय का भी काफी बड़ा हिस्सा इसके अंतर्गत आ जाता है। पूर्वी भारत का ये जो छोटा नागपुर पठार का एरिया है ये भी भारत के कोल रिजर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा ये हिस्सा जो भारत का आप देख सकते हैं कि आप इसको कह सकते हैं कि दक्कन का जो हिस्सा है उसमें ये कोल का हिस्सा है और विशेष तौर पर यहाँ बिटुमिनस के भंडार हैं। इसके अलावा जो लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं और यहाँ राजस्थान, गुजरात और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एंथ्रेसाइट है वो कहाँ, उसकी अवस्थिति कहाँ पर है, उसकी स्थिति भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उसकी अवस्थिति देख सकते हैं। और जो आप ये लिग्नाइट कोयले की अवस्थिति है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों में आप देख सकते हैं। तो ये भारत में कोल रिजर्व की स्थिति हुई। अगला प्रश्न है भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। और दूसरा कथन है नेशनल वाटरवे 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है जिससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है। सही विकल्प आपको चुनना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तो दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दूसरा कथन सही दिया है नेशनल वाटरवे 1 के बारे में और पहला कथन गलत दिया है क्योंकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना हुई है वो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के माध्यम से हुई है जो कि 1986 में अस्तित्व में आया। इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से, जो अधिनियम 1985 में आया था, 1986 में इसकी स्थापना हुई भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसकी स्थापना नहीं हुई है। इस प्रकार से ऑप्शन बी ही इसमें केवल सही होगा। यहां पर हम नेशनल वाटरवेज के बारे में सामान्य स्थिति देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इस आंकड़े के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो कि हल्दिया से, नेशनल वाटरवे 1 कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। हल्दिया से इलाहाबाद तक है। दूरी इसकी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है? 1620 किलोमीटर की है। किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है? यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर के गुजरता है। आप देख सकते हैं इलाहाबाद से लेकर के यहाँ पर हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 है। इसी प्रकार से नेशनल वाटरवे 2 कहां से कहां तक क्या है? धुबरी से लेकर के सादिया तक है। ये सादिया है, ये धुबरी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और इसकी दूरी है, डिस्टेंस है 891 किलोमीटर लंबा है।
ये असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से होकर के गुजरता है। इसी प्रकार से नेशनल वाटरवे 6 ये बराक नदी पर है। ये प्रोसेस में है, अभी बन रहा है। ये लखीमपुर टू भांगा तक है। 121 किलोमीटर का होगा। असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में ये पड़ेगा। नेशनल वाटरवे 5 आप देख सकते हैं ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल्स पे स्थित होगा और ये होगा गोयनखली से लेकर के तालचेर तक 588 किलोमीटर इसकी दूरी होगी और ओडिशा, वेस्ट बंगाल राज्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो नेशनल वाटरवे 4 होगा वो गोदावरी, कृष्णा और उनसे जुड़ी हुई जो नहर है उस पर होगा और ये काकीनाडा से पुदुचेरी तक जाएगा। 1078 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से काकीनाडा से पुदुचेरी तक ये जाएगा। इसमें कैनाल्स भी शामिल होंगी और काफी दूरी होगी इसकी। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी को शामिल करेगा। नेशनल वाटरवे 3 को आप देख सकते हैं, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल पर स्थित होगा। यहाँ से आप देखिए कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम तक ये होगा और 205 किलोमीटर की इसकी दूरी होगी और ये केवल केरला में ही पड़ेगा। तो ये नेशनल वाटरवे के बारे में हमने सामान्य जानकारी हासिल कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। और दूसरा है, यह गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में गिरती है। और तीसरा है, पूर्णा नदी इसकी बाईं तटवर्ती मुख्य सहायक नदी है जिसका प्रवाह 12 मासी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी या साबरमती नदी। ये सारी बातें जो की गई हैं ये ताप्ती नदी के बारे में की गई है। ताप्ती नदी की अवस्थिति हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर है। ये ताप्ती नदी की अवस्थिति है और ये अवस्थिति हमने देख ली। सारी बातें उसी के बारे में कही गई है। ताप्ती नदी को आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बाईं तरफ से ये पूर्णा नदी इसमें इस प्रकार से मिल जाती है और ये ताप्ती नदी की अवस्थिति है, इस सतपुड़ा के दक्षिण में पड़ती है। और यहाँ पर जितनी भी बातें कही गई हैं वो ताप्ती नदी के बारे में बिल्कुल सही बातें कही गई हैं। कौन कौन सी बातें हैं? भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है। बिल्कुल सही तथ्य है। गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती है। और पूर्णा नदी, इसकी 14 सहायक नदियां हैं। 14 में से 4 सहायक नदियां दाईं ओर से मिलती हैं और 10 सहायक नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, जिसमें से एक सहायक नदी इसकी पूर्णा नदी है जिसकी अवस्थिति अभी हमने देखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह तिब्बत में हीरे के आकार की काले रंग की शिला शिखर है। दूसरा है, इसके पवित्र महत्व के कारण इस पर चढ़ना वर्जित है, इसलिए इस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। और तीसरा कथन है, यह ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैलाश पर्वत, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है शीशापंगमा पर्वत और ऑप्शन डी है नमचा बारवा। तो यहाँ पर ये बातें कैलाश पर्वत से मेल खाती हैं। तिब्बत में हीरे के आकार की काले रंग की शिला शिखर जैसा ये दिखाई देता है। इसके पवित्र महत्व के कारण इस पर चढ़ना वर्जित है। ये हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए इस पर चढ़ाई नहीं की जाती है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली जैसी प्रमुख नदियां यहाँ से निकलती हैं। इसकी अवस्थिति देखिए, या आप देख सकते हैं कि ये हीरे का, इसकी काले हीरे की तरह दिखाई देता है। माउंट कैलाश यहाँ पर है। ये मानसरोवर यात्रा के बारे में आपने सुना होगा। भारत 5 साल के बाद मानसरोवर यात्रा की शुरुआत कर रहा है। वर्ष 2020 के बाद से बंद है और अब फिर से मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये माउंट कैलाश की अवस्थिति है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी और कर्णाली नदी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पश्चिमी घाट में विस्तारित है और दिसंबर 2011 में इसे एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। दूसरा है, इसका नाम एक किले के नाम पर रखा गया है जिसे 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने पुर्तगाली सेनाओं के खिलाफ सुरक्षा हेतु बनवाया था। और तीसरा आपके सामने कथन है, इसे 12 पेड़े गुफाओं में पाए जाने वाले रोटन फ्री टेल्ड बैट के एकमात्र ज्ञात प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से
संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इसका सही ऑप्शन होगा। और भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की जो अवस्थिति है वो आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि कर्नाटक के बेलगाम जिले में पड़ता है और इसकी जो सीमा है ये किसके नजदीक पड़ता है, गोवा की सीमा के आसपास ये पड़ता है। तो ये सारी जो बातें यहाँ पर कही गई है वो भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कही गई है। कर्नाटक के बेलगाम जिले में गोवा की सीमा के पास ही स्थित है और पश्चिमी घाट में फैला हुआ है। दिसंबर 2011 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम भीमगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जिसे शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली सेनाओं से बचाव के लिए बनवाया था। यहाँ वेलवेट फ्रंटेड नटहेच, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, इंपीरियल पीजन और एमरोल्ड पीजन, साथ ही दुर्लभ मालाबार ट्रोगोन सहित विविध पक्षी प्रजाति पाई जाती हैं। इसे 12 पेड़े गुफाओं में पाए जाने वाले रोटन फ्रीड बैट के एकमात्र ज्ञात प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है और इस अभ्यारण्य में वज्रपोहा जलप्रपात शामिल है और यह महादई नदी के जलग्रहण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसे कंटेनर और बहुउद्देशीय कार्गो के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कथन क्या है, बंदरगाह का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण यानी DBFOT के आधार पर किया गया है। तीसरा कथन है, यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह, AI संचालित नियंत्रण कक्ष और देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट उपर्युक्त वर्णन से मेल खाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए वधावन बंदरगाह, दूसरा है विझिंजम बंदरगाह, तीसरा है पारादीप बंदरगाह और चौथा है हल्दिया बंदरगाह। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।